आज का दिन खबरों से भरा रहा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण हो, कर्नाटक की सियासत में मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर उठता तूफान हो, या फिर भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ा नया बयानबाजी वाला विवाद, अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ गूंजती आवाज हो, हरियाणा की एक बड़ी यूनिवर्सिटी पर लगे गंभीर आरोप हो, या फिर एक नए लेबर कोड पर आम लोगों की चिंता और साथ ही बिग बॉस के घर में आया बड़ा झटका। नमस्कार, मैं दामिनी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। इन सभी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। यूके में बजट से पहले बहस, 2 बच्चों वाली लाभ सीमा हटेगी या नहीं, सरकार ने जवाब डाल दिया। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बने, भारतीय अमेरिकी समुदाय के लिए ऐतिहासिक जीत। यूके क्राइम एजेंसी ने चेताया, कैश टू क्रिप्टो कन्वर्जन बढ़ा रहा है ग्लोबल अपराध। वैश्विक मार्केट में तेजी, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं एआई निवेश नया बबल बन सकता है। बेंगलुरु में 48 लाख की ठगी, सेक्स ट्रीटमेंट में किडनी खराब होने की शिकायत। राम मंदिर एटीएस एनएसजी कमांडोज के घेरे में, मोदी कल धर्म ध्वजा फहराएंगे, अयोध्या के सांसद को न्योता नहीं, बोले बुलाते तो नंगे पैर दौड़ कर जाते। और वैश्विक बाजार में तेजी, निवेशकों की नजर अमेरिकी फेड के ब्याज फैसले पर। 2025 में विदेशी बाजारों ने अमेरिका को पीछे छोड़ा, एशियाई यूरोपीय निवेश बढ़ा। और धर्मेंद्र का निधन, 89 साल की उम्र में, आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल, फैंस हुए भावुक। राम गोपाल वर्मा का बयान वायरल, भारत में नास्तिक होना अपराध। सुप्रीम कोर्ट के 53वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ, भारत को नया सीजेआई मिल गया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज राष्ट्रपति भवन में शपथ ली। पूरा समारोह बेहद गरिमामय रहा और पूर्व सीजेआई बीआर गवई का गले लगाकर देना एक भावुक पल बन गया है। कौन है न्यायमूर्ति सूर्यकांत, आइए जानते हैं। आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने शपथ ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। इस महत्वपूर्ण मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ मंत्रीगण, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के कई जज भी मौजूद रहे। समारोह का एक प्रमुख दृश्य कैमरे में कैद हुआ, जब शपथ ग्रहण के बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने अपने उत्तराधिकारी सूर्यकांत को गले लगाकर बधाई दी। इस भावपूर्ण क्षण को न्यायपालिका में आपसी सौहार्द और परंपरा के अनुरूप स्वागत का प्रतीक माना जा रहा है। आइए आपको बताते हैं कि कौन है न्यायमूर्ति सूर्यकांत और संविधान के इस खास पद पर उन्हें सुशोभित करने के क्या है मुख्य कारण। न्यायमूर्ति सूर्यकांत का जन्म हरियाणा के हिसार जिले के पेटवार गांव में 10 फरवरी 1962 को हुआ। उन्होंने सरकारी कॉलेज हिसार से स्नातक की पढ़ाई की और रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से 1984 में एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। सूर्यकांत प्रथम पीढ़ी के वकील हैं। उनके पिता मदन गोपाल शास्त्री सरकारी स्कूल में संस्कृत के अध्यापक थे और माता गृहिणी हैं। 1984 में हिसार से विधिक अभ्यास शुरू करने के बाद वो जल्दी ही अपनी मेहनत से पहचाने जाने लगे और बाद में चंडीगढ़ जाकर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में वकालत की। अपने उज्जवल करियर के दौरान सूर्यकांत 2000 में हरियाणा के सबसे कम उम्र के वकील जनरल नियुक्त हुए। वर्ष 2004 में उन्हें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश बना दिया गया। बाद में अक्टूबर 2018 में वो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने और मई 2019 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में आसीन हुए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत कई सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक और नागरिक मामलों की सुनवाई में शामिल रहे हैं। इनमें विशेष रूप से अनुच्छेद 370, जो जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा को हटाने वाला फैसला था, वो शामिल है, जिसे उनकी पीठ ने मान्यता दी है। 124 ए यानी देशद्रोह कानून को भी उन्होंने लिखित समीक्षा के लिए अटकाने का आदेश दिया, जिसमें नई एफआईआर दर्ज न करने का निर्देश दिया गया। पेगासस जासूसी मामले में भी वो शामिल रहे, जब अदालत ने साइबर विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित कर आरोपों की जांच शुरू की। चुनावी पारदर्शिता के लिए भी उन्होंने योगदान दिया। 2024 में बिहार विधानसभा के मतदाता सूची से 65 लाख नाम हटाए जाने पर उन्होंने निर्वाचन आयोग से विवरण सार्वजनिक करने को कहा। वहीं वन रैंक वन पेंशन योजना को उन्होंने संवैधानिक माना और न्याय के क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देते हुए उन्होंने बार संघों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का निर्देश भी दिया। संवैधानिक बेंचों में भी उनका नाम शामिल रहा है। उन्होंने राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों पर आधारित राष्ट्रपति अभिप्रेरणा के मामले की संवैधानिक पीठ में भी हिस्सा लिया। इस वर्ष किसान आंदोलन से जुड़े मामलों में उनकी पीठ ने केंद्र सरकार से किसानों की न्याय संगत मांगों पर विचार करने के लिए कहा था।
पूछते हुए कि सरकार का दरवाजा किसानों के लिए क्यों बंद है। अपने पहले संबोधन में नए सीजेआई सूर्यकांत ने आज कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट और देश भर की सभी अदालतों में लंबित मामलों को निपटाना सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक आंकड़ा जो है देश के अनुसार जुलाई 2025 तक देश की अदालतों में कुल 5,29,00,000 मामले लंबित हैं, जिनमें से करीब 87,000 से अधिक मामले अकेले शीर्ष अदालत में विचाराधीन थे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में 5, 7 और 9 जजों वाली संविधान पीठों का गठन किया जाएगा ताकि लंबे समय से रुके संवैधानिक और महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई हो सके। साथ ही उन्होंने वैकल्पिक विवाद निपटान, खासकर मध्यस्थता पर भी जोर दिया। सूर्यकांत ने मध्यस्थता को गेम चेंजर बताया और कहा कि इस प्रक्रिया से लाखों मामले सुप्रीम कोर्ट तक जाने से पहले ही निपटाए जा सकते हैं। न्यायपालिका के सामने चुनौतीपूर्ण मुद्दों में लंबित मामलों का बोझ, उच्च न्यायालयों में रिक्त पदों की पूर्ति और जनता के बीच कानूनी प्रणाली के प्रति विश्वास की बहाली शामिल है। नए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत इन चुनौतियों से निपटने को तैयार हैं। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया है कि अदालतें सुचारू चलें। इसके लिए वो वरिष्ठ न्यायालयों से फीडबैक लेंगे और पुराने मुकदमों को त्वरित निपटान देंगे। कर्नाटक में सीएम कुर्सी पर सियासी घमासान मचा हुआ है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद का 2.5 साल वाला फॉर्मूला फिर सुर्खियों में है। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच रोटेशन को लेकर चर्चा तेज है, लेकिन हाईकमान ने अभी तक मुहर नहीं लगाई है। पूरा मसला क्या है, आइए बताते हैं। कर्नाटक की राजनीति में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही सियासी उठापटक इस वक्त सुर्खियों में है। वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं और उनके उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार हैं। विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में तय हुआ था कि मुख्यमंत्री पद 2.5 साल की रोटेशन के तहत साझा किया जाएगा। माना जा रहा था कि सिद्धारमैया 2 साल 5 महीने मुख्यमंत्री बने रहेंगे और बाद में डीके शिव कुमार को ये जिम्मेदारी मिलनी थी, लेकिन अभी तक इस पर कांग्रेस हाईकमान की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। नमस्कार, मैं दामिनी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। इन दोनों नेताओं के बीच मतभेद की खबरें जोर पकड़ने लगी हैं। सूत्रों के मुताबिक डीके शिव कुमार के समर्थकों का एक बड़ा जत्था दिल्ली पहुंचा। इनमें एक मंत्री सहित लगभग 10 विधायक शामिल हैं, जो पार्टी के शीर्ष नेताओं से मिलने वाले हैं। इन विधायकों का कहना है कि 2023 के चुनाव बाद में बनी सहमति के मुताबिक उन्हें भी मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलना चाहिए। सिद्धारमैया ने साफ कर दिया है कि वो पूरे 5 साल मुख्यमंत्री बने रहेंगे और फिलहाल कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। कहा कि हमारी सरकार 5 साल तक एक चट्टान की तरह मजबूत रहेगी। वहीं डीके शिव कुमार ने खुद को इस विवाद से अलग बताया। शिव कुमार ने कहा कि मैं किसी समूह का हिस्सा नहीं हूं और न ही ये बात मुझे मंजूर है। साथ ही दोहराया कि उनके लिए सभी 140 विधायक महत्वपूर्ण हैं और उम्मीद भी जताई है कि सिद्धारमैया अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। कांग्रेस हाईकमान की सक्रियता भी बढ़ी है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विशेष रूप से बेंगलुरु से दिल्ली आए और नेताओं से मिले। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खड़गे ने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की और इस विवाद को राहुल गांधी के साथ भी साझा किया। इस विवाद का कर्नाटक कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए राजनीतिक महत्व है। भाजपा इसे कांग्रेस के भीतर घमासान बता रही है और हमलावर बयानबाजी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आरोप लगाया कि सिद्धारमैया और शिव कुमार दोनों विधायक खरीदने में जुटे हैं और दूसरी ओर पार्टी ने आरोपों को खारिज कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हार की शिकन लिए भाजपा और एक वर्ग मीडिया कर्नाटक सरकार को कमजोर करने की साजिश रच रहा है। यदि ये विवाद बढ़ता रहा तो इसका कांग्रेस की विश्वसनीयता पर असर पड़ सकता है। फिलहाल कांग्रेस को हाईकमान की गाइडलाइंस का इंतजार है। आगामी दिनों में क्या होगा, ये कांग्रेस नेतृत्व की चुप्पी और विधायकों के संवाद तय करेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच नया तनाव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सिंध कभी वापस आ सकता है बयान पर पाकिस्तान तिलमिला गया है। इसे अपने संप्रभुता पर हमला बताते हुए उसने कड़ा विरोध जताया। बयान और विवाद दोनों पर आपको पूरी जानकारी देते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच एक नया विवाद शुरू हो गया है। वजह है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि सिंध कभी भी भारत में वापस आ सकता है। ये लाइन सुनते ही पाकिस्तान परेशान हो गया है और उसने इसे अपने देश की सीमा और अधिकार पर सवाल बताकर कड़ा विरोध किया है। पूरी बात समझते हैं। नमस्कार, मैं दामिनी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। दिल्ली में एक सिंधी समाज के कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने कहा कि सिंध आज भले पाकिस्तान में हो, लेकिन इतिहास और संस्कृति के हिसाब से हमेशा भारत का हिस्सा रहा है और सीमाएं बदलती रहती हैं। कौन जाने कल सिंध फिर भारत में वापस आ जाए। मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। यही बयान पाकिस्तान को चुभ गया। पाकिस्तान ने कहा कि यह बयान उनकी सॉवरेनिटी यानी कि उनके देश के अधिकार के खिलाफ है। उनका कहना है कि किसी देश की जमीन को वापस लेने जैसी बातें करना शांति के लिए ठीक नहीं है। पाकिस्तान ने भारत को चेतावनी दी है कि ऐसे बयान रिश्तों में टेंशन बढ़ाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक बयान था या इसमें कोई गहरी बात छिपी है।
सिंध 1947 से पहले ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था। विभाजन के बाद ये पाकिस्तान में चला गया। सिंधी हिंदू बड़ी संख्या में भारत आ गए, लेकिन सांस्कृतिक जुड़ाव आज भी बना हुआ है। राजनाथ सिंह ने इसी इतिहास का जिक्र किया था, लेकिन असली टेंशन यहाँ से बढ़ती है। पिछले कुछ महीनों में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते काफी खराब हुए। पीओके यानी कि पाकिस्तान कब्जा कश्मीर को लेकर भारत कई बार कह चुका है कि वो भारत का है। अब सिंध का नाम आने से माहौल और गर्म हो गया है। तो इससे किसे फायदा और किसे नुकसान होगा, आइए जानते हैं। भारत की घरेलू राजनीति में ऐसे बयान उन लोगों को पसंद आते हैं जो मानते हैं कि भारत को अपने ऐतिहासिक इलाकों पर मजबूत दावा रखना चाहिए। पाकिस्तान में सरकार इस बयान का इस्तेमाल अपने लोगों को दिखाने के लिए कर सकती है कि भारत आक्रामक रुख अपना रहा है। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है, बॉर्डर एरिया में सुरक्षा खतरा बढ़ सकता है, बातचीत और कूटनीतिक रिश्ते और खराब हो सकते हैं। तो फिलहाल इतना साफ है कि राजनाथ सिंह के सिंध वाले बयान ने दोनों देशों के बीच नया विवाद खड़ा कर दिया है। अब पाकिस्तान क्या कदम और उठाता है और भारत की तरफ से आगे क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखना अहम होगा। नमस्कार। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी इन दिनों सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि बड़े विरोध प्रदर्शनों की वजह से भी चर्चा में है। रिमूव द रेजाइम रैली नाम की इस मुहिम में लोग खुलकर ये मांग कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को तुरंत हटाया जाए और उनके खिलाफ महाभियोग चलाया जाए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसी पूरी कहानी को समझते हैं। रैली की शुरुआत यूनियन स्टेशन से हुई और देखते ही देखते हजारों लोग इम्पीच ट्रंप के नारे लगाते हुए सड़कों पर उतर आए। ये सिर्फ एक भीड़ नहीं बल्कि कई संगठनों का मिला जुला मंच है, जैसे 50501, सिटीजन्स, इम्पीचमेंट, गैसलिट नेशन, फ्लेयर और कई अन्य। ये समूह महीनों से ट्रंप प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार नियमों का सही पालन नहीं कर रही और लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसान पहुंच रहा है। लोगों की नाराजगी सिर्फ नारेबाजी तक सीमित नहीं है। उनका मानना है कि ट्रंप प्रशासन पर कार्रवाई अब इंतजार वाली बात नहीं रह गई है। विरोध करने वालों का कहना है कि सत्ता के दुरुपयोग की घटनाएं बढ़ रही हैं और इस रैली का उद्देश्य है संसद पर दबाव डालना ताकि महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। इस रैली को खास बनाता है इसका आकार और आयोजन। इसमें संगीत, स्टैंड अप कॉमेडी, भाषण और बड़ा मार्च सब शामिल था। भीड़ सीधे कैपिटल बिल्डिंग की ओर बढ़ी, जिससे ये साफ हो गया कि ये सिर्फ विरोध नहीं बल्कि ताकत का सार्वजनिक प्रदर्शन था। लेकिन इतने बड़े विरोध का असर भी बड़ा होता है। शहर में ट्रैफिक बाधित हुआ, सुरक्षा बढ़ानी पड़ी और पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। ऐसे कार्यक्रम कभी कभी माहौल को तनावपूर्ण भी बना देते हैं। अब सवाल ये है कि इसका फायदा किसे होगा। सबसे बड़ा फायदा उन समूहों को है जो चाहते हैं कि ट्रंप प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई हो। उनकी आवाज अब ज्यादा ताकत से सुनी जा रही है। साथ ही विपक्षी नेताओं और राजनीतिक दलों को भी ये मौके का फायदा मिलता है। ये रैली उनके पक्ष में जन समर्थन को और मजबूत कर सकती है। लेकिन नुकसान भी है। देश में पहले से मौजूद राजनीतिक खींचतान और तेज हो सकती है। ट्रंप समर्थक और विरोधी समूहों के बीच तनाव बढ़ सकता है और अगर ये विवाद लंबे समय तक चलता रहा तो सरकार के कई फैसले और कामकाज भी रुक सकते हैं। तो साफ है कि ये रैली सिर्फ एक भीड़ नहीं बल्कि अमेरिका की राजनीति में चल रही बड़ी हलचल का हिस्सा है। कुछ लोगों को इससे फायदा है, कुछ को नुकसान, लेकिन इतना तय है कि वॉशिंगटन में चल रही ये आवाजें आने वाले दिनों की राजनीति को सीधे प्रभावित करेंगी। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन। वॉशिंगटन डीसी में रिमूव द रेजाइम रैली तेज होती जा रही है, जहां लोग ट्रंप को हटाने और महाभियोग की मांग कर रहे हैं। आखिर माहौल इतना गर्म क्यों है, आइए जानते हैं। हरियाणा की अल-फलाह यूनिवर्सिटी विवादों में है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर छात्रों को गलत जानकारी देने, फीस लेने और सुविधाएं न देने के गंभीर आरोप लगे हैं। जांच एजेंसियां सक्रिय हो चुकी हैं। क्या है सच्चाई, जानेंगे रिपोर्ट में। हरियाणा की अल-फलाह यूनिवर्सिटी, जहां सैकड़ों छात्र बड़े सपनों के साथ दाखिला लेते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, तो कोई मैनेजमेंट की दुनिया में आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन बीते कुछ समय से ये यूनिवर्सिटी पढ़ाई से ज्यादा विवादों को लेकर चर्चा में है। आरोप है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने अपनी मान्यता और कोर्स अप्रूवल को लेकर छात्रों को गुमराह किया। कई छात्रों का कहना है कि उनसे मोटी फीस तो वसूल ली गई, लेकिन सुविधाएं और वादे पूरे नहीं किए गए। जैसे ही शिकायतें सामने आई, प्रशासन और सरकारी एजेंसियों की जांच शुरू हो गई। पैसों का झोल, फर्जी दस्तावेज और नियमों के उल्लंघन जैसे आरोप भी सामने आए। सबसे ज्यादा नुकसान उन छात्रों का हुआ जिनका भविष्य अब सवालों में है। कई छात्र परेशान हैं कि उनकी डिग्री की वैधता क्या होगी, उनकी मेहनत का
क्या होगा और उनका करियर किस दिशा में जाएगा। अल फलाह यूनिवर्सिटी का ये मामला सिर्फ एक संस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे एजुकेशन सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जब शिक्षा ही व्यापार बन जाए तो सपनों का क्या होगा। अब सबकी नजर जांच के नतीजों पर टिकी है। क्या छात्रों को इंसाफ मिलेगा? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी? ये कहानी अभी जारी है और इसका सच सामने आना बाकी है। हर एक खबर से अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए भारत अपडेट। नए लेबर कोड पर कर्मचारियों की चिंता है। 4 नए लेबर कोड लागू होने की इस चर्चा के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि क्या महीने की नेट सैलरी कम हो जाएगी। वेज स्ट्रक्चर, पीएफ और बदलावों की व्याख्या सरल भाषा में देखिए। और बिग बॉस 19 में बड़ा झटका लगने वाला है। फिनाले नजदीक है और इस हफ्ते घर में इतिहास बन गया है। सभी कंटेस्टेंट्स एक साथ नॉमिनेट हैं और अब कौन होगा बाहर, कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इस ड्रामा का छोटा सा अपडेट देखिए। टीवी के सबसे बड़े शो बिग बॉस सीजन 19 अपनी ग्रैंड फिनाले से महज 2 हफ्ते ही दूर है। शो के विनर को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट काफी हाई है। बीते दिनों घर में स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के तौर पर देखी जाने वाली कूनिका सदानंद को बाहर कर दिया गया है और अब इस वीक के नॉमिनेशन की लिस्ट सामने आ चुकी है, जो काफी शॉकिंग है। रिपोर्ट की माने तो इस वीक घर के सभी कंटेस्टेंट के सिर पर नॉमिनेशन की तलवार लटक रही है। जी हां, सभी कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए हैं। नॉमिनेशन की लिस्ट में गौरव खन्ना से लेकर तान्या मित्तल, अशनूर कौर और बाकी सभी कंटेस्टेंट शामिल हैं। इसका मतलब है कि इस बार कौन बाहर होगा, इसका अंदाजा लगा पाना फिलहाल बेहद मुश्किल है। आपको बता दें कि ऐसा तीसरी बार हुआ है कि जब घर में सभी कंटेस्टेंट का नाम एक साथ नॉमिनेट किया जा रहा हो। कूनिका सदानंद के बाहर आने के बाद अब घर वालों के बीच मुकाबला और भी ज्यादा पेचीदा हो जाएगा। देखना यह होगा कि इस सीजन की बिग बॉस 19 के विजेता की ट्रॉफी कौन अपने घर ले जाएगा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए यूं तो अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन बिग बॉस से जुड़े हमारे दर्शकों के लिए हमने अपने सूत्रों से 5 ऐसे लोगों को नामित किया है जिनके जीतने का चांस ज्यादा है। ये नाम सोशल मीडिया पर पब्लिक की पसंद और बाकी ट्रेंड के आधार पर चुने गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि पहले पोजीशन पर जिस खिलाड़ी का नाम है उसे शायद आपने सोचा नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि रेटिंग और रिजल्ट के आधार पर टॉप 5 खिलाड़ी कौन हैं और किस कंटेस्टेंट का नाम नंबर 1 पर है। हमारे लिस्ट के 5वें नंबर पर अशनूर कौर हैं। अभिषेक बजाज के बेघर होने के बाद अशनूर कौर का गेम बहुत खराब हो गया है। चौथे नंबर पर घर की वो सदस्य हैं जो बेहिसाब गप्पेबाजी और बढ़ चढ़कर कुछ भी बोलने वाली तान्या मित्तल हैं। तान्या मित्तल के बारे में दिलचस्प बात यह है कि वो बावजूद बेहिसाब ट्रोलिंग के इस लिस्ट में बनी हुई हैं। हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर वो खिलाड़ी हैं जिनकी शो में शुरुआत बहुत धीमी रही थी, लेकिन जब उन्होंने पिकअप लिया तो सबको पछाड़ दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं गौरव खन्ना के बारे में। लिस्ट में दूसरे नंबर पर अमाल मलिक हैं। सलमान खान के चहेते होने के बावजूद अब उन्हें भाईजान की डांट खानी पड़ रही है। वजह है उनका खराब गेम। और अब बात करते हैं रेटिंग के आधार पर नंबर 1 की पोजीशन पर फिलहाल कौन है जिसके जीतने का चांस काफी ज्यादा है। फरहाना भट्ट लिस्ट में नंबर 1 पर हैं और उनके ये शो जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है। लेकिन क्या वाकई इस सीजन की विजेता बनेंगी? अगर हां, तो क्या वाकई उनका व्यवहार उन्हें आइडल विजेता जस्टिफाई करेगा? इस सवालों और खबरों की दुनिया को समझने के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। तो ये थी आज की खबरें। देखते रहिए भारत अपडेट।